नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के विवाद जारी है। जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत और महापंचायत को देखते हुए जंक्शन में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। धान मंडी से कलेक्ट्रेट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई मजिस्ट्रेट तैनात है। राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता भी इसमें शामिल होंगे। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है और फैक्ट्री निर्माण और हालिया आगजनी की घटना के बाद से क्षेत्रों में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं सरकार ने संभावित भूजल और पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि प्रशासन किसानों की बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में अफरा तफरी न मचे और आमजन को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भुवनेश टाक संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भुवनेश, सबसे पहले आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के और नया अपडेट आपके पास इस वक्त क्या कुछ है? जी देखिए, जिस तरीके से ये आंदोलन काफी महीनों से चल रहा था और पिछली जो 10 तारीख को जिस तरीके से आंदोलन ने एक उग्र रूप धारण किया था और फैक्ट्री की जो दीवारें तोड़ दी गई थी और उसके बाद में लाठीचार्ज और बहुत ही एक बड़ी घटना वहां देखने को मिली थी। और उसी के बाद में जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था कि आज की तारीख यानी कि 17 तारीख के दिन महापंचायत आयोजित होगी और उसी के तहत धान मंडी में आज एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इसी पंचायत में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जो किसान नेता माने जाते हैं राकेश टिकैत, वो हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ किसानों को संबोधित करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 10 तारीख को हिंसा हुई थी और कई वाहनों को आग लगाई गई थी, लाठीचार्ज हुआ था और ये किसान आंदोलन जो कई महीनों से शांतिपूर्वक चल रहा था, इसने एक उग्र रूप धारण किया था। उसी को देखते हुए आज जिला प्रशासन बहुत ही सतर्क है और इस आंदोलन को लेके कोई बड़ी घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, किसान उग्र ना हो, इस बात को लेके प्रशासन की ओर से 1400 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और ये पुलिस बल बीकानेर सहित प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है जयपुर, वहां से भी पुलिस जाब्ता यहाँ बुलाया गया है। पूरे ही इस घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कई मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। और बात करें जिला कलेक्टर, एसपी या आईजी हो या संभागीय आयुक्त, सभी बड़े स्तर के जो अधिकारी है वो इस पर नजर जमाए हुए। जी ठीक है, लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, अब राकेश टिकैत की भी इसमें एंट्री हो रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जब राकेश टिकैत की एंट्री इस तरीके की किसी भी मामले में होती है तो फिर वहां पर थोड़ा सा गेम चेंज वाली स्थिति दिखाई देती है। अब आगे क्या कुछ रणनीति इनकी रहने वाली है, किस तरीके से मांगे मनवाई जाएंगी, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? इस महापंचायत में क्या खास होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि राकेश टिकैत जहां भी जाते हैं उस आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है, एक नया माहौल वहां देखने को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी को लेके प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आज महापंचायत का ऐलान किया गया था तो इससे पूर्व ही प्रशासन ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए कि इस पंचायत में शामिल होने के लिए कोई भी किसान जो आ रहे हैं वो अपने ट्रैक्टर को लेकर नहीं आए, क्योंकि ट्रैक्टर को माना जाता है कि किसान अपने वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा प्रशासन का मानना है। वहीं बात करें जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनके नेता है, उनका कहना है कि ये प्रशासन की एक बहुत ही बड़ी भूल है और प्रशासन इस तरीके से गंभीर आरोप लगाती है। लेकिन किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर जरूर आएंगे इस महापंचायत में, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो खेती का राजा कहा जाता है, किसानों की जान है, आन है, बान है और इस देश की शान है। ऐसा कहते हुए आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर लेकर आएंगे, वहीं प्रशासन उन ट्रैक्टर को रोकने के लिए चारों तरफ हनुमानगढ़ जिले के जो सीमा है उन पे भी उन्होंने चौकसी बढ़ा दी है। और जो धरना स्थल है महापंचायत जहां होनी है धान मंडी में, उसके चारों तरफ पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ट्रैक्टर नहीं यहाँ पहुंच पाए। और इसी बात को लेके अभी जो आंदोलनकारी और जो किसान है उन दोनों में आपस में ठनी हुई है और इसको लेके कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल है। और जिस तरीके से आपने कहा कि राकेश टिकैत पूर्व में भी जिस तरीके के उन्होंने किसान आंदोलन किए, बात हम चाहे दिल्ली की करें या और देश के अन्य हिस्सों की, तो वहां कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद में आंदोलन
एक नई दिशा की ओर बढ़ता है और उसका उग्र रूप देखने को मिलता है। ठीक है भुवनेश। वैसा ही मामला अगर हनुमानगढ़ में होता तो ये बहुत ही सोचने वाला ठीक, विषय चलिए आप होगा। नजर बनाए और रखिएगा। हालांकि फिलहाल के इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हेराल्ड केस को लेकर के देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ, अहमदाबाद समेत कई शहरों में कांग्रेस का इस वक्त हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा दिया। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को इस वक्त राहत है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें आपको हम कांग्रेस के इसी प्रदर्शन की भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस की ओर से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं हालिया सरकार पर। और ये कहा जा रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे तानाशाही की जा सके, लोगों को किस तरीके से अपनी आवाज न उठाने दी जाए। और कांग्रेस की ओर से इस तरीके की जब बातें कही जाती है तो ये पहला मामला आप मत समझिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस इस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुकी है। और बार बार हर मुद्दे को लेकर के कहा जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था। लखनऊ, अहमदाबाद समेत कई शहरों में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। दो तस्वीरें भी हम आपको उस प्रदर्शन की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और तमाम जो यहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे उनकी ओर से लगातार नारेबाजियां भी की जा रही थी। बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि केंद्र सरकार अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, उन्हें अपनी बात रखने नहीं दिया जाता है। ये तानाशाही का तरीका अपना रही है केंद्र सरकार। तो नेशनल हेराल्ड केस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। ये एक राजनीतिक साजिश है, गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। ये केस का राजनीतिक बदले के लिए इस वक्त जो केस चल रहा है उसको लेकर के राजनीतिक बदला करार दे दिया इसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और ये कहा है कि जानबूझकर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है, ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, कई लोगों को अपनी तरफ किया है और कोर्ट का फैसला तमाचा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया उस बयान में सीधे सीधे कहा है कि अब जब कोर्ट का फैसला सामने आ गया तो सीधे आप समझिए कि कोर्ट का तमाचा है उस सरकार पर जो कि गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कई उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्य में वो जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के बीजेपी का भी बयान सामने आया। गांधी परिवार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल आरोपी है। सोनिया, राहुल गांधी बेल पर इस वक्त बाहर है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए इस बयान को हमने आपको सुनवाया, लेकिन अब इस पर पलटवार बीजेपी की ओर से भी कहा गया और किया गया है। हालांकि आप देखिए बीजेपी अभी भी कहती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरोपी हैं, ये दोनों तो बेल पर बाहर है। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि जब कोर्ट का फैसला आ गया तो ये तमाचा है सरकार पर भी, जो कि इतने लंबे समय से अपने पावर का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही थी। कल एक फैसला अदालत का आया और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, दो मामले, पहला मामला
एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है, और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में वीबी जी राम जी बिल पर चर्चा होनी है। जी राम जी बिल को लेकर के सदन में हंगामे के आसार भी है। संसद में बिल को पास कराने की तैयारी में इस वक्त सरकार नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले अब यह भी माना जा रहा है कि अभी भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है, संसद में आपने चर्चा इससे पहले भी सुनी, जहां प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी और उसके ठीक पलटवार करते हुए जब आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना था, शिवराज सिंह चौहान ने जब जी राम जी बिल को लेकर के अपनी बात रखी थी सदन में, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश ना की जाए, आप ये देखिए कि इसमें हमने और बेहतर क्या कुछ किया है। वहीं कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि नाम बदलकर आप कब तक राजनीति करेंगे, और इसमें बार बार ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि जो 100 दिनों का कामकाज का जो टेन्योर था वो समाप्त किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा, इसको लेकर के बार बार बीजेपी की ओर से ये बात सदन में रखी जा रही है। लेकिन आज एक बार फिर से इस चर्चा को लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आज भी संभावनाएं हंगामे को लेकर के दिखाई देती है। तो वही गोवा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में लूथरा ब्रदर्स की कोर्ट में पेशी होगी। गौरव और सौरभ लूथरा की गोवा कोर्ट में पेशी होनी है। लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली से गोवा लेकर के पहुंची पुलिस, 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स। तो फिलहाल लूथरा ब्रदर्स को लेकर के जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर ये गोवा छोड़कर फरार हुए कैसे, क्या किसी की मिलीभगत थी, और अब जब इन दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है तो इसको लेकर अब लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ भी की जा रही है। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है लूथरा ब्रदर्स और इनसे अब कई मामलों को लेकर के पूछताछ की जाएगी। 25 मौतों का हिसाब भी इन दोनों भाइयों से लिया जाएगा। हालांकि गोवा अग्निकांड में जो जानकारी सामने आई थी द बर्ज कैफे में, जैसे ही इस अग्निकांड का जिक्र सामने आया, इसमें लूथरा ब्रदर्स का नाम सबसे पहले आया था, क्योंकि कई सारे जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था, कई मानकों का उल्लंघन हुआ था, जिस वजह से इन पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये परमिशन कैसे दी गई थी, कैसे कैफे इतने लंबे समय से चल रहा था। और जब ये अग्निकांड हुआ तो दोनों भाई फरार हो गए देश छोड़कर, जिसके बाद से इनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था। और अब जब इन दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अब इनसे पूछताछ और की जाएगी। और इस वक्त ये बड़ी खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो गौरव और सौरभ लूथरा की गोवा कोर्ट में पेशी होनी है।
फिलहाल ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको कोर्ट से दिखा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स को लेकर के टीम पहुंच चुकी है गोवा कोर्ट में। गौरव और सौरव लूथरा की पेशी होनी है और 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली और लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली से गोवा लेकर के इस वक्त पहुंची हुई है पुलिस। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है लूथरा ब्रदर्स और अब गोवा कोर्ट की ओर से इस मामले में कितने दिन की रिमांड दी जाती है, क्या कुछ फैसला होता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से पंकज चौधरी से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी में विकास के रोड मैप के बारे में जानकारी दी। साथ ही मनरेगा को लेकर के कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी ईवीएम और कभी एसआईआर पर आंदोलन करती रहती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंकज चौधरी साहब, जो कि देखिए अभी उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं भाजपा के। इसके साथ ही देखिए वित्त राज्य मंत्री और वहीं दूसरी तरफ सांसद भी हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन की दी गई है। देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है और समय समय पे पार्टी हमको दायित्व देती रही है और सभी दायित्वों का मैं ठीक से निर्वहन करता रहा हूँ। और निश्चित तौर से जो दायित्व मुझे उत्तर प्रदेश का मिला है, पार्टी हमारी कैसे आगे बढ़े, सरकार हमारी कैसे और फिर से बने, उसके लिए मैं लगातार काम करता रहूँगा। वहीं सर, आगे का रोड मैप क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं जब आपको नियुक्त किया गया, उन्होंने एक मजाक के तौर पर इस चीज़ को लिया। और 2027 की राहें यूपी की कैसे आप तय करेंगे, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए, अभी तो मैं नवनियुक्त हुआ हूँ, अभी सभी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से फिर अपने टीम के साथ बैठ करके कि आगे का रोड मैप क्या होगा उसको हम लोग तय करेंगे। जहाँ तक अखिलेश जी का विषय है, वो उनका विषय है, वो तो कुछ दिन बाद उनको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आप सांसद भी हैं, मनरेगा को लेकर देखिए राज्यसभा में भी चर्चा होनी है, लोकसभा में जो है बिल पेश हुआ, उसके बाद से कांग्रेस देश भर में जो है प्रदर्शन कर रही है। और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी जो नाम बदला गया है, इस पर कांग्रेस को आपत्ति है, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, संसद में हो चाहे देशव्यापी हो। देखिए, कांग्रेस तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी ईवीएम पे आंदोलन, कभी एसआईआर पे आंदोलन, बहस हो गई उसके बाद भी आंदोलन, तो आंदोलन, कभी नाम परिवर्तन को लेकर आंदोलन, तो कहीं ना कहीं उनको जनता में बने रहने के लिए ये झूठी तरीके से जनता को गुमराह करने का काम पूरे देश की कर रहे हैं। लेकिन जनता देश की समझदार है, उसका असर आपने देखा होगा बिहार में कि महीनों यात्रा चलने के बाद भी बिहार में जनता ने फिर से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की चीज़ें देश की जनता समझ चुकी है, उस बहकावे में नहीं आएगी और देश मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद है। तो देखिए, यहाँ पर आप पंकज चौधरी साहब को सुन रहे थे, कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर अड़े कांग्रेस नेता और उनका ये कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक विवादित बयान पृथ्वीराज चौहान की ओर से दिया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक ऐसा विवादित बयान दिया था जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। चौहान ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही थी। हालांकि जब अब उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपने बयान पर टिका हुआ हूं, मैं इस बात के लिए माफी क्यों मांगू, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप जरा सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है और जब उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है तब भी वो ये कह रहे हैं कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। तो चौहान ने 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, चाहे लोग इसे माने या ना माने। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका।
और अब आपको दो बयान सुनवा देते हैं जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की ओर से क्या विवादित बयान दिया गया और किस तरीके से कांग्रेस नेता ने इस विवादित बयान के देने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। सुनिए जरा। मोदींनी काय मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. आणि आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा. अभी आराम से बात करेंगे. तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठा. बिल्कुल सवाल नहीं उठा. बिल्कुल नहीं. लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है. मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी. आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली. सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन. ओके. माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस. तो दिल्ली में लॉरेंस गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार किए गए. 3 हत्याकांड में शामिल शूटर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. चंडीगढ़ के इंद्रप्रीत मर्डर केस में भी शामिल थे शूटर. कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में भी ये शामिल बताए जा रहे थे शूटर जिनकी गिरफ्तारी हुई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े हुए आरजू अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट को बड़ा झटका देते हुए पुलिस ने 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है. ये आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांटेड थे और इसी साल 2025 में हुए 3 बड़े हत्याकांड में इनकी सीधी भूमिका सामने आई है. सबसे सनसनीखेज मामला 1 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में हुआ. इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या का है. शादी के कुछ ही दिनों बाद पैरी की एसयूवी पर करीब 11 राउंड फायरिंग की गई थी. जांच में सामने आया कि पीयूष पिपलानी और अंकुश मुख्य शूटर थे जबकि अन्य आरोपियों ने वाहन, हथियार, सिम कार्ड और ठिकाने मुहैया कराए. बिश्नोई गैंग ने पैरी को गद्दार बताते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली. दूसरा मामला 5 जून 2025 का है जब नेशनल कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पिंजौर स्थित अमरावती मॉल के बाहर गोली मार करके हत्या कर दी गई. इस हमले में 12 राउंड फायरिंग हुई जिसमें 6 गोलियां सोनू को लगी. इस केस में भी पीयूष पिपलानी और अंकुश का नाम सामने आया जिन्होंने वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी. तीसरा हत्याकांड 1 सितंबर 2025 को अमृतसर में हुआ जहां लायन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की उनके ही रेस्टोरेंट में गोली मारकर के हत्या कर दी गई. बाइक सवार हमलावरों में से एक ने अचानक अंदर घुसकर 6 गोलियां चला दी. इस हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर ली. तो वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है. सहारनपुर में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है. पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 8 एनकाउंटर किए हैं. मुठभेड़ में मेरठ का कुख्यात निजामुद्दीन घायल हुआ है. 25,000 का इनामी दानिश और उसके साथी अरेस्ट किए गए हैं. 25,000 का इनामी गोकश इसरार गिरफ्तार हुआ है. मौके से भारी मात्रा में यहां अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं. तो पिछले 24 घंटे में 8 एनकाउंटर अब तक पुलिस की ओर से किए जा चुके हैं. शाम बड़गांव पुलिस एसएसपी महोदय के निर्देशन में लूट चेकिंग अभियान चला रही थी. उसी दौरान एक स्प्लेंडर को रोकने का प्रयास किया गया किंतु रुकने की बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा मौके से फरार हो गया. जो घायल बदमाश है उसकी जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये 25,000 का इनामी बदमाश है और शातिर गोकश है. इसके पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ और इस पे 6 से अधिक गोकशी के मुकदमे हैं. इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. तो बुलंदशहर में अधिवक्ताओं ने हुंकार भरी है. हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के वकीलों का प्रदर्शन. वकीलों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया. व्यापारियों ने वकीलों के प्रदर्शन का इस दौरान समर्थन भी किया है. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.